अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत तो आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग बायोलॉजी 10th क्लास के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो एयर पैसेज वे है, ठीक है, जो वे जिसके थ्रू एयर बाहर से लंग्स तक जाती है, उसमें कई तरह के इन्फेक्शंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो इन्फेक्शंस कौन कौन से होंगे, जिनमें हम लोग कुछ खास किस्म के इन्फेक्शंस जो आपकी बुक में भी गिवन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और उनमें ब्रोंकाइटिस शामिल है, इसके अलावा एम्फीसीमा इसमें हम पढ़ेंगे और नमोनिया ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें अस्थमा पढ़ेंगे और फिर लंग कैंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम आज के इस टॉपिक में पहले 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी जो रिमेनिंग लंग कैंसर है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो है ब्रोंकाइटिस। ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है और ये टॉपिक आपको लॉन्ग कैटेगरी में भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको ब्रोंकाइटिस, इसके अलावा इसके सिम्टम्स, कॉजेस, ब्रोंकाइटिस की टाइप्स जो हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ये तमाम चीजें आपको शॉर्ट कैटेगरी में 1 बाय 1 पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको ये लॉन्ग कैटेगरी में आता है कि एक्सप्लेन ब्रोंकाइटिस इन डिटेल, तो आपको यही तमाम हेडिंग्स बनाकर इसे एक्सप्लेन करना होगा। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हमारा इसमें सबसे पहले ब्रोंकाइटिस का पॉइंट आ रहा है। ब्रोंकाइटिस है क्या? नेम से ही हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि ये ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई के अंदर होने वाले इंफेक्शन का नाम है। ओके, यानी ब्रोंकाइटिस जो है इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में होने वाले इन्फ्लेमेशन को कहेंगे। इन्फ्लेमेशन का मतलब है यहाँ पर स्वेलिंग, ठीक है, सूजिश पैदा हो जाना। तो स्वेलिंग जो है इसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इसके अलावा आप इसमें थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे कि इसमें होगा क्या। तो ब्रोंकाइटिस के अंदर एक्चुअली बहुत ज्यादा म्यूकस पैदा होना शुरू हो जाता है। म्यूकस की प्रोडक्शन के साथ साथ दूसरी तरफ जो अनिनर मसल्स हैं ट्यूब्यूल्स के, वो स्वेल कर जाते हैं। इनकी स्वेलिंग की वजह से और म्यूकस के ज्यादा होने की वजह से एक्चुअली हवा के गुजरने का जो रास्ता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। हम इस इंफेक्शन को, इस डिसऑर्डर को ब्रोंकाइटिस का नाम देंगे। ये ब्रोंकाइटिस कहलाता है। तो ब्रोंकाइटिस की वर्डिंग आपकी बुक के अंदर, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इट रिजल्ट्स इन द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस into the tubes, leading the swelling of tubular walls and narrowing of tubes। ये सारी वर्डिंग आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन है। आप अपनी स्क्रीन पर नीचे वाली डायग्राम में देख सकते हैं कि इस तरह से एक तो म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, नंबर 2 मसल्स जो हैं वो अंदर बहुत ज्यादा स्वेल कर चुके हैं और हवा के गुजरने के लिए जो ट्यूब का डायामीटर है वो रिड्यूस हो चुका है और इस वजह से हवा के गुजरने में बहुत ज्यादा तंगी आना शुरू हो जाती है। तो हम इस इंफेक्शन को ब्रोंकाइटिस का नाम देंगे। अब हमारे पास जो ब्रोंकाइटिस है इसकी कॉजेस क्या होंगी, तो हम सबसे पहले इसके कॉजेस को देखेंगे कि इसकी क्या कॉजेस होंगे। ये कॉजेस आपको सेम पैराग्राफ में लास्ट वर्डिंग के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहां से आप इसकी कॉजेस के हेडिंग बना सकते हैं। अब कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस जो है वो क्या होंगे, तो हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस को। तो कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस जो है इसमें सबसे मेन जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास है बैक्टीरिया, ठीक है, कि बैक्टीरिया जो है वो आपके ब्रोंकाइटिस की वजह बनता है और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के जो मसल्स हैं उनको एक स्वेल कर देता है। दूसरा, इसमें म्यूकस की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। यही नहीं, इसकी दूसरी वजह वायरसेस भी हैं हमारे पास। वायरसेस जो हैं ये भी ब्रोंकाइटिस को प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें जो सबसे कॉमन पॉइंट आएगा वो है हमारे पास स्मोकिंग, कि स्मोक जो है ये भी ब्रोंकाइटिस की वजह बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये मेजर रीजंस हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और स्मोकिंग में मौजूद जो केमिकल्स होते हैं स्मोक में, ये ब्रोंकाइटिस को प्रोड्यूस करते हैं।
अब हमारे पास ब्रोंकाइटिस जो है इसकी दो टाइप्स हैं। आपका ये जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा ब्रोंकाइटिस की टाइप्स की हेडिंग आएगी इसके ऊपर, ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस की हमारे पास दो टाइप्स हैं, इसमें हम क्रॉनिक और एक्यूट ये दोनों आप सब हेडिंग्स बनाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बनेगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, कि ब्रोंकाइटिस की कौन सी टाइप्स हैं। तो ब्रोंकाइटिस की आपके पास दो टाइप्स आएंगी जिसमें आप क्रॉनिक और एक्यूट दोनों को मेंशन करेंगे सब हेडिंग्स बनाकर, ठीक है। ये इनका डिफरेंस आएगा तो फिर लाइन लगा के आपको इनका डिफरेंस लिखना होगा। तो हमारे पास देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, इसमें एक्यूट और क्रॉनिक शामिल है। अब जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये इतना डेंजरस नहीं होता, इसके अंदर जो पेशेंट है वो विद इन 2 वीक्स खुद को रिकवर कर लेता है और इसमें लंग्स के अंदर कोई खास किस्म की डैमेजिंग नहीं होती है। इस वजह से हम इसे एक्यूट का नाम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतना शदीद नहीं है। और अगर ये बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, शदीद हो जाए, तो फिर हम इसे क्रॉनिक का नाम देंगे। एक्यूट की वर्डिंग बुक के अंदर आपको मिल जाएगी, जो वो कहता है द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 weeks and patient recover with no permanent damage to the bronchi and bronchioles। अब हमारे पास एक्यूट के बाद जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो क्या होगा। Chronic bronchitis actually in chronic bronchitis the bronchi develop chronic inflammation। इसमें ये बहुत शदीद स्वेल कर जाते हैं, इनमें स्वेलिंग बहुत ही शदीद किस्म की हो जाती है जो तकरीबन 3 मंथ से 2 इयर्स तक बॉडी में रह सकती है। इस वजह से हम इसे क्रॉनिक का नाम देंगे। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो तकरीबन एक ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 40 और 45 इयर्स की जो ज्यादा एज वाले हैं इन लोगों में ये ज्यादा कॉमन होती है, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, जो आपको साइड बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो ब्रोंकाइटिस है इसके लास्ट है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको ये इन्फेक्शन जो है वो ब्रोंकाइटिस है। तो इसकी सिम्टम्स की हेडिंग इसकी लास्ट पे मिलेगी आपको, जिसे आप सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस की हेडिंग बना सकते हैं। तो हमारे पास जो ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हैं वो बेसिकली इसमें कफिंग शामिल है, ठीक है, बहुत ज्यादा खांसना एक ये इसकी सिम्टम आएगी। नंबर 2 माइल्ड वीजिंग। माइल्ड वीजिंग कहते हैं कि गुड़गुड़ाहट, कि जब वो सांस लेगा तो उसमें गुड़गुड़ाहट आएगी, उसमें विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो वो जब सांस लेगा तो उसमें गुड़गुड़ाहट आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो एयर वेज हैं ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स उनका डायमीटर कम है, तो हवा जब वहां से गुजरती है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगी जिसे गुड़गुड़ाहट या विस्लिंग साउंड कहेंगे और इसे हम वीजिंग कहते हैं। तो माइल्ड वीजिंग यानी इतनी शदीद नहीं होगी ये। इसके अलावा हाई फीवर, फीवर बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, ये भी एक इसकी सिम्टम है। और लास्ट पॉइंट है इसका वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसे हम एसओबी भी कहते हैं। एसओबी इसकी शॉर्ट फॉर्म है जो अक्सर आगे पॉइंट्स में बुक के अंदर लिखी हुई है। तो एसओबी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में तंगी पैदा हो जाना, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा तंगी आती है, वो सांस ठीक से ले ही नहीं पा रहा होता। तो ये हमारे पास इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फेक्शन है, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इस हेडिंग के अंदर आप इसका पहला पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर इसकी माइनर एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। ये सारी आप सेम हेडिंग के अंदर लिखेंगे और यही हेडिंग इसकी बनेगी एम्फीसीमा की। अब इसमें है क्या, एम्फीसीमा जो है एक्चुअली हम कहते हैं इट इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। इसमें जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं वो अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जिसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे कि जो नॉर्मल एल्वियोलाई है उसमें वॉल्स प्रॉपर्ली मौजूद हैं, जबकि दूसरे वाली डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एल्वियोलाई की जो इनर वॉल्स हैं वो अंदर से डैमेज हो गई हैं। अब इनर वॉल्स का डैमेज होना ये कहलाता है, इसे हम एम्फीसीमा का नाम देंगे। तो एम्फीसीमा है क्या, एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। इसकी वजह से बॉडी में दो चेंजेस आती हैं। नंबर 1 कि जब इनर एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती हैं तो जो इनर सैक्स होंगे एल्वियोलाई, इन एक तो ये साइज में बड़े हो जाएंगे, लेकिन गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्स के अराउंड ही आपको कैपिलरीज मिलेंगी और वहीं से गैसेस ने एक्सचेंज होना है। तो जब वॉल्स डैमेज हो जाएंगी तो डेफिनेटली वो अंदर एरिया तो बढ़ गया, लेकिन गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए जो सरफेस एरिया है वो एक्चुअली कम हो जाएगा।
इसके बाद जो लंग के एक्सपेंड करना और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसमें लंग्स जब एक्सपेंड करके दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो एयर को बाहर निकाल पाए, तो एल्वियोलाई जब डैमेज हो चुके होंगे अंदर से तो उनमें गैप बन जाता है। गैप आने की वजह से वो प्रॉपर्ली एयर को बाहर नहीं निकाल पाते और जिसकी वजह से एयर का कुछ पोर्शन उनके एल्वियोलाई में ट्रैप हो जाता है और बाहर से फ्रेश एयर जो है वो उसको रिप्लेस नहीं कर पा रही होती। तो ये भी एक इसका इफेक्ट आएगा। तो एज लंग टिश्यूज ब्रेक डाउन, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन, सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में भी जाहिर बात है तंगी आएगी, ऑक्सीजन का लेवल उसमें कम होना शुरू हो जाता है। हमारे पास जो एम्फीसीमा के सिम्टम्स हैं, जब ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो पेशेंट अपना 60 to 70% जो लंग्स हैं वो एक्चुअली उसके डैमेज हो चुके होते हैं, तब जाकर इसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपको एमसीक्यूज में आ सकती है कि ठीक है कि जब उसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो उसके लंग्स का कितना परसेंट पार्ट डैमेज हो चुका होता है, तो राइट ऑप्शन इसमें आएगी 60 to 70%। अब इसके सिम्टम्स में सबसे पहले जो आपके पास हम पॉइंट आएगा वो है फटीग, कि जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी थकावट महसूस करता है क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है और वो जो भी एक्टिविटी करेगा उसमें बहुत जल्दी थक जाता है। तो ये इसकी पहली सिम्टम है, ठीक है, फटीग। नंबर 2, इसमें बहुत ज्यादा बार बार लंग्स के इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसको आपकी बुक में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यानी बार बार इन्फेक्शंस होना। ये इसकी दूसरी बड़ी सिम्टम है। इसके बाद हमारे पास वेट लॉस, ठीक है, जो पेशेंट होगा इसकी बॉडी का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, वो अपना वेट लूज करना शुरू कर देगा क्योंकि उसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर्ली उसको नहीं मिल रही होती है और इसकी वजह से उसकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं जो कि वेट लॉस के फॉर्म में होंगी। यही नहीं, इसके बाद जो पेशेंट होगा उसे सांस लेने में भी तंगी आएगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो सांस बड़ी मुश्किल से ले पा रहा होगा। तो ये इसकी कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और वो जो पॉइंट है वो है नमोनिया। नमोनिया का भी एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन नमोनिया या राइट अ नोट ऑन नमोनिया, नमोनिया पे नोट लिखें। इसके अलावा इसके अंदर से डिफरेंट जो हाइडिंग्स हैं वो आपको शॉर्ट कैटेगरी में आ सकती हैं कि व्हाट इज नमोनिया, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नमोनिया। तो हम लोग सबसे पहले नमोनिया की हाइडिंग को देखेंगे। नमोनिया की हाइडिंग में आपको इसका जो पहला पॉइंट है ये मेंशन करना होगा और इसके बाद आपको इसे नेक्स्ट पैराग्राफ से भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसमें मेंशन करनी होगी कि एक्चुअली नमोनिया जो है वो होता क्यों है। नमोनिया है क्या? नमोनिया जो है इट इज अ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये इन्फेक्शन है लंग के अंदर जो अक्सर बच्चों में, बड़ों में भी कॉमन है। तो ये इन्फेक्शन जब एक लंग को कवर करता है तो फिर हम इसे नमोनिया कहेंगे, लेकिन अगर ये दोनों लंग्स में फैल जाए तो फिर हम इसके लिए डबल नमोनिया का वर्ड यूज करेंगे एंड इट इज मोर डेंजरस देन नमोनिया। ये नमोनिया से ज्यादा डेंजरस होता है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली इसकी वजह ये होती है कि इसकी जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हम आगे पढ़ते हैं कि वो कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस शामिल है। तो ये जब आपके लंग्स में पहुंचेंगे तो पेशेंट के लंग्स के अंदर पहुंचने पर ये वहां पर अपनी ग्रोथ शुरू कर देंगे। जैसे जैसे ये ग्रोथ करेंगे ये नमोनिया को डेवलप करेंगे, एल्वियोलाई की इनर वॉल्स को डैमेज करेंगे, ठीक है, और इसमें पस पड़ना शुरू हो जाती है। ओके, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम भी एक तरह से इनके अगेंस्ट फाइट करता है जिससे पस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। तो पस का ज्यादा होना, एल्वियोलाई में पस पड़ना, ये नमोनिया की वजह है। ओके, तो नमोनिया और एम्फीसीमा में मेन डिफरेंस यही है कि एम्फीसीमा में पस नहीं होती जबकि नमोनिया में एल्वियोलाई के अंदर पस पड़ना शुरू हो जाती है और इस पस की वजह से आपकी जो एयर है वो ठीक से एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच पाती और पेशेंट जो है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसमें प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगा, जिसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एल्वियोलाई जो है वो म्यूकस और पस से फिल्ड हैं। तो ये नमोनिया का इन्फेक्शन है। अब हमारे पास जो नमोनिया है इसके डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें वायरल, फंगल इन्फेक्शंस हैं। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग जिसमें बनेगी वो आएगी कॉजेज ऑफ नमोनिया, ठीक है, नमोनिया के कॉजेज क्या होंगे। तो जो नमोनिया है इसके डिफरेंट कॉजेज हैं।
अब निमोनिया के कॉजेज में हमारे पास सबसे पहले इसमें बैक्टीरिया शामिल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ये इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होगा, और इसमें जो बैक्टीरिया है वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस ये एक राउंड बैक्टीरिया का नाम है, एक राउंड बैक्टीरिया को कहते हैं, इसे हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई भी कहेंगे, जो निमोनिया की वजह बनता है। इसके बाद हमारे पास बैक्टीरिया के बाद जो वायरल इन्फेक्शंस हैं और फंगल इन्फेक्शन भी निमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। 80% जो चांसेस हैं वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है निमोनिया, जबकि 20% जो चांसेस हैं इट में बी अ वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी निमोनिया की वजह बन जाता है। और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन जो है इनकी रेशो बहुत ही कम होती है, ये भी कुछ पेशेंट्स में निमोनिया की वजह बनी है। तो फंगस, वायरस और बैक्टीरिया, दीज आर कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। सॉरी, उससे पहले अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है इसके सिम्टम्स, कि निमोनिया के सिम्टम्स क्या हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, कि अगर निमोनिया हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कफिंग, ठीक है, कि इसमें कफिंग शुरू हो जाती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा खांसी आएगी। नंबर 2, शेवरिंग, ठीक है, उसे कपकपाहट बहुत ज्यादा महसूस होती है, ठीक है, इसमें क्योंकि फीवर होता है, इसके अलावा इसमें सर्दी लगना शुरू हो जाती है, तो शेवरिंग ये इसकी दूसरी बड़ी सिम्टम है। उसके बाद हाई फीवर, बहुत ज्यादा बुखार का रहना, ये भी एक इसकी सिम्टम है। और तो और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में बहुत ज्यादा तंगी आना पेशेंट को, ये भी इसकी एक सिम्टम है। तो दीज आर दी कॉमन सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। अब यही नहीं, हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब जो निमोनिया है इसके अगेंस्ट हमने कुछ एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन बनानी हुई हैं, जो कि इसका ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट आपकी हेडिंग ट्रीटमेंट की नेम से आएगी, ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, जिसमें आपको ये लास्ट 2 लाइंस लिखनी है। अब ये ट्रीटमेंट में है क्या, देखें, ट्रीटमेंट में अगर तो ये वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन यूज की जाती है, क्योंकि निमोनिया के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीनेशन करवाई जाती है। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट पे एंटीबायोटिक जो है वो पेशेंट को दी जाती है। तो फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की सूरत में उसको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, और इसके अलावा इसमें वैक्सीनेशन भी की जाती है, ताकि जो पर्सन है उसको पहले से ही वैक्सीनेशन अगर दे दी जाए तो उसमें निमोनिया के चांसेस कम होते हैं, जो कि मेजॉरिटी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है उसमें ये इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए वैक्सीनेशन की जाती है, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा कि एक तो वैक्सीनेशन करवा देना, और दूसरा फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स की मदद से किया जाता है, जो जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो ये इसके ट्रीटमेंट है। अब हमारे पास लास्ट इन्फेक्शन है अस्थमा। इस इन्फेक्शन को स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके साथ मौजूद आपको एक बेल आइकन नजर आएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाए। यही नहीं, हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है, जिसमें आपको तमाम लेक्चर्स ऑर्डर फॉर्म में मिल जाएंगे, जिसमें केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ्स, ये आपको मिल जाएंगे। आप जो सा लेक्चर यहाँ से चाहें देख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अस्थमा। अस्थमा, इसे हम दमा कहते हैं। अस्थमा की हेडिंग जो है, इसमें आपको ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं बोर्ड हुआ एक बॉक्स, इसके अंदर आप ये लाइंस लिखेंगे। अब इसमें अस्थमा जो है ये किस तरह का डिसऑर्डर होगा। अस्थमा जो है ये कई हद तक ब्रोंकाइटिस की तरह है इन्फेक्शन, लेकिन इसे हम ब्रोंकाइटिस नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रोंकाइटिस जो है वो किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है, ठीक है। जबकि अस्थमा जो है इट शुड बी एलर्जी, ये एलर्जी कंसीडर की जाती है, जिसमें होगा वही कि जो ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाइटिस हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। Asthma is a form of an allergy in which there is an inflammation of bronchi, more mucus production and narrowing of the airways, जिसमें airways जो है उनमें mucus production भी बढ़ जाएगी, और उसी तरह bronchi और bronchioles जो है वो swell कर जाती हैं। तो देखने में ये bronchitis है, लेकिन bronchitis एक infection है, जबकि अस्थमा क्या है, एलर्जी। इसलिए ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस आएगा। और अस्थमा जो है इसके हमारे पास कई तरह के कॉजेज हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा वो है कॉजेज ऑफ अस्थमा। अस्थमा के डिफरेंट कॉजेज क्या होंगे। अब जो पेशेंट होता है ना अस्थमा का, वो डिफरेंट
ट्रिगर्स के लिए, ट्रिगर्स यानी जो ये इन्फेक्शन या डिसऑर्डर क्रिएट करेगा, हम उसको ट्रिगर्स कहते हैं। तो वो जो ट्रिगर्स है ना, उनके लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। उसके एयरवेज में अगर वो ट्रिगर्स पहुंच जाएं, वो ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं जिसे हम अभी समझते हैं, तो वो उनके एयरवेज के अंदर चेंजेस क्रिएट करवा देगा, उसमें इन्फ्लेमेशन करवा देता है, जिससे ये अटैक शुरू हो जाता है। ठीक है, इसे हम अस्थमा अटैक का नाम देंगे। अब उसमें स्मोक शामिल है, जो कि पोल्यूशन की वजह से, या फिर सिगरेट स्मोक हो सकता है। इसके अलावा डस्ट हो सकती है कि अगर जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम हो, वो अगर डस्ट पार्टिकल्स बॉडी में ले जाता है थ्रू इनहेलेशन, तो फिर उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं और ब्रोंकाई है, वो उसका रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स, जिसमें परफ्यूम्स शामिल हैं, बॉडी स्प्रे शामिल हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो हमारे पास इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, कुछ लोगों को फूलों से एलर्जी होती है, क्योंकि उनमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जब वो उसे स्मेल करते हैं तो वो उसके थ्रू अपने पॉलेंस जो हैं वो अपनी बॉडी में ले जाते हैं। जब पॉलेंस अस्थमा के पेशेंट की बॉडी में एंटर होते हैं, तो उसके जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो उसका रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। दे में स्वेल, वो स्वेल कर जाते हैं, जिसे हम अस्थमा अटैक बोलेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है वो अस्थमैटिक पेशेंट के लिए एक ट्रिगर का काम करेंगी, कि अगर वो किसी भी तरह से उसकी बॉडी में पहुंच जाएंगे, तो उसके एयरवेज जो है वो उसका रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये ब्रोंकाइटिस से डिफरेंट इन्फेक्शन है। तो अब इसमें होगा क्या? ठीक है, ये बिल्कुल ब्रोंकाइटिस की तरह का ही इन्फेक्शन है। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें उसी तरह जो उसके एयरवेज हैं, ठीक है, वो स्वेल कर जाते हैं, जिसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे। और हवा के गुजरने का जो रास्ता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा तंगी महसूस होती है। और अगर ये मजीद स्वेल हो जाती है तो हम इसे अस्थमा अटैक भी कहेंगे। ये आपकी बुक की वर्डिंग कहती क्या है? When exposed to any of such allergens, the sensitive airways show immediate and excessive response of constriction। कि जब इनमें से कोई भी ट्रिगर एलर्जेंस पेशेंट की बॉडी में एंटर होगा, तो उसके एयरवेज, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स फौरी उसका रिस्पॉन्स देंगे और कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, जिससे रास्ता कम हो जाएगा हवा के गुजरने का, और पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा तंगी महसूस होती है। ये इसका इफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर, ठीक है, जो हमें अस्थमा पेशेंट में मिलेगा। अब इसमें जो अस्थमैटिक पेशेंट होगा, इसके अंदर सिम्टम्स क्या होंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अस्थमा का पेशेंट है? तो उसकी सिम्टम्स, नेक्स्ट इसकी हेडिंग ये बनेगी, सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा का सिम्टम्स क्या है? तो अस्थमा जो है पेशेंट्स के अंदर इनके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट जो है वो वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमें कॉमन सिम्टम्स मिलेंगे उसमें कफिंग शामिल है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा कफिंग आएगी पेशेंट को, स्पेशली रात के वक्त इसमें बहुत ज्यादा कफिंग आती है पेशेंट को। इसके अलावा इसमें व्हीजिंग, ठीक है, जो साउंड है, विस्लिंग साउंड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी जब पेशेंट जो है वो सांस लेता है, क्योंकि एयरवेज बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, उसका डायमीटर बहुत हद तक कम हो चुका है, तो उसमें सांस लेते वक्त विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे हम व्हीजिंग कहेंगे। यही नहीं, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें चेस्ट टाइटनेस। ठीक है, कि जो पेशेंट है उसे बहुत ज्यादा सांस लेते हुए एक दबाव महसूस होता है, उसे हम चेस्ट टाइटनेस का नाम देंगे। ठीक है, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि सांस लेने में उसे बहुत ज्यादा तंगी महसूस होती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं अस्थमा के, जो हमें कॉमनली पेशेंट के अंदर मिल जाते हैं। इस तरह पेशेंट टू पेशेंट ये सिम्टम्स वेरी करते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स जो है वो इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अब इसके बाद हमारे पास इसमें लास्ट हेडिंग बनेगी, वो है ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है, जो आपको इसके बिल्कुल नीचे वाले पैराग्राफ के जो लास्ट इसकी लाइंस हैं उसमें आपको ये मिल जाएंगे। तो अस्थमा का ट्रीटमेंट जो है वो दरअसल क्या होगा, अभी तक हमें अस्थमा का कोई प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिला है। सिर्फ क्या है कि हम लोग कुछ केमिकल्स की मदद से इसको दोबारा से डायलेट कर लेते हैं, और ये केमिकल्स पेशेंट को इनहेलर्स की फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। इन केमिकल्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये फिर से जो स्मूथ मसल्स हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के, उन्हें डायलेट कर देता है, उन्हें फैला देता है। ठीक है, जिससे अस्थमा का ये जो अटैक है वो खत्म हो जाता है। तो ये मेडिसिन पेशेंट को इनहेलर्स की फॉर्म में दी जाती हैं, जिन्हें आप अपनी पिक्चर पर स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो ये इनहेलर्स हैं जो पेशेंट के पास हर वक्त मौजूद होते हैं, कि अगर उन्हें
कहीं पर भी ये अटैक आता है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिगर्स हवा में मौजूद हैं, सिगरेट स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स और ये जो पॉलन ग्रेन्स, तो ये जैसे ही उसकी बॉडी में जाएंगे वो उसका रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाते हैं। इसकी कोई खास टाइमिंग तो है नहीं, इसलिए पेशेंट के पास हर वक्त ये इनहेलर जो है वो मौजूद होता है। तो ये हमारे पास कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।